Hello and good morning to everyone. Today we are starting another new chapter of our history syllabus, that is the Sultanate period, chapter number 15. So in this period we are going to study about the time period of India between 1206 AD to 1526 AD. So देखिए ये दो डेट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और बहुत एक ऐतिहासिक डेट रही है इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इस डेट और इस डेट, इन दोनों डेट्स में दो बहुत बड़ी लड़ाई होती हैं। इस डेट पे जो लड़ाई होती है उससे इंडिया में एक नया एम्पायर की स्टार्टिंग होती है, और इस डेट से एक बहुत बड़े एम्पायर का अंत होता है, एंडिंग होती है। ठीक है, 1526 से मतलब एक और एम्पायर की स्टार्टिंग होती है, सॉरी अंत बोल दिया मैंने। ओके, मतलब इन दोनों ही डेट से जो है इंडिया में दो बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स आते हैं। ठीक है, 1206 में एक नया एम्पायर आएगा और 1526 में एक और बड़ी लड़ाई होगी जिससे इंडिया में मुगल्स आएंगे। तो मुगल्स हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, तो ये हमको पढ़ना है चैप्टर मुगल्स तक। तो देखिए सबसे पहले आती हैं हम लोग इस चैप्टर में 1 2 3 4 5 डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ना है। इन पाँचों डायनेस्टीज़ को मिलाकर हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत, क्योंकि इन पाँचों डायनेस्टीज़ की कैपिटल जो थी वो रही थी दिल्ली। ठीक है, इस लास्ट डायनेस्टी लोधी के बाद आ गए थे मुगल्स की हिस्ट्री अलग चलती है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है मुगल्स क्योंकि। सबसे पहले आते हैं, देखिए इस 5 डायनेस्टी सबसे पहले आते हैं मामलुक और स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, जो इंडिया में मुस्लिम रूलर्स की स्टार्टिंग करते हैं। इससे पहले इंडिया में कोई मुस्लिम रूलर नहीं था, सबसे पहले यही आए थे। तो इनका रूल स्टार्ट होता है 1206 से लेकर 1290 तक, कुछ राजा इसमें आएंगे। 1290 में इनका स्लेव डायनेस्टी का रूल खत्म होता है, आते हैं खलजीस आएंगे 1290 से 1320 तक। खलजीस के बाद तुगलक के बाद सैयद के बाद लोधी डायनेस्टी को हरा के एंड में हम देखेंगे अगले चैप्टर में मुगल्स आ जाएंगे। सो द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192 बाय सुबाहुद्दीन मोहम्मद गौरी इनिशिएटेड एन एरा ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। तो 1192 में जो होती है बैटल ऑफ तराइन होती है। देखिए 1191 में एक और बैटल होती है, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं और हराते हैं मोहम्मद गौरी को। बट अगले ही साल जो है मोहम्मद गौरी को जाने दिया जाता है जिंदा। तो मोहम्मद गौरी जाते हैं, अगले साल फिर आते हैं तैयारी वैयारी करके बढ़िया, और आके हरा देते हैं पृथ्वीराज चौहान को, जो कि रूल कर रहा था उस समय दिल्ली और हरियाणा के एरिया पर। ठीक है, एक राजपूत रूलर थे ये। The sudden death of Muhammad Ghori in 1206 and his failure to specify succession procedures brought his 3 slaves। देखिए हुआ क्या था, मोहम्मद गौरी की डेथ होती है 1206 में। 1182 में ये रूल स्टार्ट करते हैं इंडिया में, और 1206 में जो है इनका रूल एंड हो जाता है। देखिए ये पहले रूलर नहीं माने जाते इंडिया में मुस्लिम, क्योंकि इन्होंने जो है इंडिया को जीतने के बाद इंडिया पे कोई ऐसा खास रूल नहीं जताया। ये वापस चले गए अपने काबुल, वहाँ की डेथ हो जाती है 1206 में। अब देखिए दिक्कत क्या थी, इनका कोई सन नहीं था। ठीक है, इनके कुछ स्लेव्स थे, स्लेव मतलब जो इनकी अब जब से पैदा हुए थे तब से इनकी हिफाजत कर रहे थे, इनके लिए लड़ाई करते थे। इनके नाम थे तजाद दिस नसीरुद्दीन कुबच्चा एंड कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 3 इनके स्लेव्स थे। ठीक है, इन तीनों ने क्या किया, इनका जो इनकी डेथ के बाद इनका जो टेरिटरी का एरिया था इनका बांट लिया तीनों ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वो होते हैं इनके स्लेव जिनको इंडिया का एरिया मिलता है। ठीक है, इन दोनों को वो होते हैं जिनको पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया मिल जाता है उनका। द पीरियड बिटवीन 1206 एंड 1526 इज द इंडियन हिस्ट्री इज नोन एज द पीरियड ऑफ द सुल्तान रूलर्स। इस पीरियड के जो रूलर्स थे उनको क्या बोलते हैं, सुल्तान रूलर्स। ड्यूरिंग दिस डायनेस्टी रूलर्स बिलोंग टू 5 डिफरेंट डायनेस्टीज ऑन द थ्रोन सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो ये 5 के 5 आप देख सकते हैं, मैप बहुत बढ़िया बना के दिया हुआ है यहाँ पर। यही मैप के बारे में हमको पूरे चैप्टर में पढ़ना है। स्लेव डायनेस्टी में आप देखेंगे 4 रूलर आएंगे। सबसे पहले आएंगे इल्तुतमिश, उसके बाद आएंगे यहाँ पर फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान आती है उनकी बेटी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं सबसे पहले, फिर इल्तुतमिश, उनकी बेटी रजिया सुल्तान, फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, फिर मोहम्मद, और उसके बाद गियासुद्दीन बलबन के बाद आते हैं खलजी, अलाउद्दीन खिलजी, खसरो मलिक। फिर आएंगे आपके यहाँ पर गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह, देन सैयद्स एंड देन लोधीस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से मामलुक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी से। द रूलर बिलोंगिंग टू दिस डायनेस्टी आर जनरली नोन एज स्लेव्स, क्योंकि आपने पहले ही देखा कि जो मोहम्मद गौरी थे जिन्होंने जीता है यहाँ पर वॉर, उनके कोई बेटा नहीं, उनके स्लेव्स हैं। उनके जो सबसे पहले स्लेव जिनको इंडिया का एरिया मिला उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, इसलिए इस डायनेस्टी का नाम भी क्या हुआ है, स्लेव डायनेस्टी भी नाम है इसका। और सारे के सारे रूलर्स थे मुस्लिम्स थे, इसलिए इसका नाम मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, मामलुक सुल्तान भी बोलते हैं इस डायनेस्टी को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डायनेस्टी को। मोहम्मद गौरी पर रूल नहीं करते हैं इंडिया में, क्योंकि वापस चले आते हैं काबुल अपने घर में। ठीक है, इनकी डेथ के बाद यहाँ रूल करने के किसको मिलता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट करते हैं अपना रूल। ठीक है, ऐबक जो है इंडिया में ये बनवाते हैं कुतुब मीनार का उसको बोलते हैं विक्ट्री टावर। ठीक है, ये जताता है कि इंडिया में जो मुस्लिम का रूल स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे ही कुतुब मीनार जो है बनना स्टार्ट होती है। सो आफ्टर इज दैट ऐबक बिकेम द मास्टर ऑफ हिंदुस्तान एंड फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी इन 1206
इसलिए 1206 से हम लोग जो है स्टार्टिंग बोलते हैं इंडिया में दिल्ली सल्तनत की। ऐबक वॉज द काइंड हार्टेड किंग एंड फॉर हिज जनरॉसिटी ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ लाख बख्शी। तो मतलब बहुत सारे लाखों लोगों की इन्होंने जान बख्शी थी, ठीक है, इसलिए इनका नाम लाख बख्शी पड़ा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं शम्स उद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, इनके नेक्स्ट जो रूलर आते हैं। ये भी देखिए इनके कोई बेटे बेटे नहीं थे, ये भी एक स्लेव थे किसके, मोहम्मद गौरी के स्लेव हुआ करते थे ये। पर ये काफ़ी इन्होंने उनको वॉर जिता रखे थे किसको, मोहम्मद गौरी को, तो इसलिए मोहम्मद गौरी ने इन्हें अपनी स्लेवरी से फ्री कर दिया था। ये बहुत साल पहले से इंडिया आके रह रहे थे। जब इन्हें देखा कि ऐबक जिनका स्लेव ही है ये राजा बन के बैठा है, तो इनको भी राजा बनने की इच्छा हुई, तो उसकी डेथ के बाद राजा बन जाते हैं इल्तुतमिश। शम्स उद्दीन इल्तुतमिश वाज अ स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, गलत लिखा है शायद यहाँ पर, आई डोंट थिंक, कुतुबुद्दीन ऐबक के नहीं, मोहम्मद गौरी का स्लेव थे ये। ही ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1211। ही वॉज वेरी कैपेबल रूलर एंड इज रिगार्डेड एज ए रियल फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। एज ए रियल फाउंडर बोलते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया सल्तनत को बचा के रखने में, इसको अच्छा करने में। ही प्रोटेक्टेड दिल्ली सल्तनत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फ्रॉम द वरात ऑफ चंगेज़ खान मंगोल लीडर, क्योंकि चंगेज़ खान उस समय बहुत ही अपने जोरों शोरों पे थे, पूरी दुनिया को हथियाने निकले चंगेज़ खान, पर ये इंडिया में नहीं आ पाया क्योंकि इल्तुतमिश ने आने नहीं दिया ढंग से। ख्वारिज़म शाह वोम चंगेज़ वॉज चेजिंग। ख्वारिज़म शाह एक रूलर थे अफगानिस्तान के जिसको चंगेज़ खान पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। ख्वारिज़म शाह जो है अपनी मदद मांगते हैं इल्तुतमिश से कि मुझे मदद कीजिए, मुझे छुपने की जगह दे दीजिए अपने रीजन में। पर इल्तुतमिश बोलते हैं कि नहीं भैया, दिल्ली में बहुत गर्मी है, दिल्ली की गर्मी आपको तंग कर देगी, इसलिए आप भगते रहें, रुके नहीं, रुकेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर ये इंडिया आता है तो इनके पीछे चंगेज़ खान भी आता और वो भी लड़ता हमसे, तो उन्हें आने नहीं दिया। ही पुट डाउन द रिबेलियंस विद इन द एम्पायर एंड एक्सपांडेड हिज एम्पायर अप टू बंगाल, बंगाल तक पहुँच गया अपना एम्पायर लेकर। ही डिस्ट्रॉयड द पावर ऑफ राजपूत प्रिंसेस की पावर डिस्ट्रॉय कर दी। ब्रॉट डाउन द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया अंडर हिज कंट्रोल। ही मेड दिल्ली इज कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर। तो पहले लाहौर कैपिटल हुआ करती थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, फिर उन्हें कैपिटल लिया दिल्ली में लिया है। इल्तुतमिश हैज़ मैनी सन्स, काफ़ी सारे बेटे थे इनके, बट ही कंसीडर्ड नन ऑफ देम। इनके एक बेटे थे जिनका नाम था फिरोज शाह नहीं सॉरी, इनके बेटे का नाम था हाँ फिरोज शाह, सही है, फिरोज शाह, ठीक है। फिरोज शाह इनके बेटे, इनकी डेथ हो जाती है बहुत जल्दी, नसरुद्दीन नाम भी रहता है उनका। उनकी डेथ होने के बाद जो है इनकी सबसे एबल सन, इनके सन जो होते थे एबल नहीं होते, बट इनकी जो बेटी होती है रज़िया सुल्तान, वो उनको लगता है कि बहुत एबल है, लड़ाई वड़ाई सब में अच्छी है, तो वो बनती है किंग। तो मतलब देखिए मुसलमान के ज़माने में जिनको औरतों को इतना नहीं दिया था भाव, ठीक है, वहाँ पर एक वुमेन किंग बन रही है, बहुत बड़ी बात है जो कि, और सिर्फ 4 साल के लिए वैसे रूल किया इन्होंने, बट काफ़ी अच्छा किया। तो इल्तुतमिश had nominated his daughter Razia as a successor to the throne. The nobles placed Ruknuddin Firoz Shah on the throne. However, Ruknuddin Firoz Shah spent his time in revelry and pleasures, क्योंकि देखिए पता था इनको कि इल्तुतमिश को अपने बेटे को विश्वास नहीं था, पता था कि इनका बेटा जो है फिरोज शाह वो जो है किसी काम का नहीं है, बस अपना पैसा उड़ाने का ये है वो, ठीक है, इसीलिए उसको किंग बनाने के भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। रजिया वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी हु एवर रूल्ड इंडिया, आखिरी और पहली रही बिल्कुल ये। However, the Pathan nobles regarded it below their dignity to pay obsequies to the women. तो मतलब इनके जो मंत्री थे उन्होंने मानने से मना कर दिया राजा इनको, वुमेन कैसे राज करेगी हमारे ऊपर। जबकि आप देखेंगे मुस्लिम्स में जो है धर्म थोड़ा इतना जगह नहीं देता है मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके बावजूद यहाँ पर एक किंग बन रही है वुमेन, तो बहुत बड़ी बात थी, और ये इसके बाद हुआ नहीं। जबकि अगर आप देखें हिंदू रूलर्स में तो बहुत सारी आपको मिलेंगी देखने को कि वुमेन्स जिन्होंने रूल किया। एग्जाम्पल भी आपको याद होंगे, जैसे होलकर, अहिल्याबाई होलकर का एक बहुत बड़ा रूल है, 40-50 साल रूल किया उन्होंने ऑलमोस्ट, और बहुत अच्छे से रूल किया उन्होंने। उसके बाद एक आता है आपका ग्रह कटंगा, ठीक है, ऐसे मतलब आते हैं काफ़ी सारे रूलर्स आते हैं, ठीक है, और चांद बीबी, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है आपके आफ्टर द डेथ ऑफ रज़िया सुल्तान एंड बिफोर द एक्सेंट ऑफ बलबन टू द थ्रोन सेवरल रूलर्स केम टू पावर। मतलब इनकी डेथ के बाद यहाँ बलबन जो उसके नेक्स्ट किंग आने वाले हैं उनके बीच में बहुत सारे छोटे मोटे राजा आए। Nasiruddin Mahmud and Iltutmish descent ruled from 1246 to 1266, but he was only a puppet of powerful nobles मतलब मंत्री, who wielded the real power। मतलब 20 साल 26 साल तक छोटे मोटे रूलर आते रहे, ठीक है। एक उनमें से था इनका नाम नसीरुद्दीन महमूद, जिन्होंने कुछ खास काम नहीं किया। इनको मार के आते हैं नेक्स्ट घियासुद्दीन बलबन। ये वैसे तो एक आर्मी में चीफ होते हैं इनकी, पर बहुत पावरफुल होते हैं। घियासुद्दीन बलबन द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, नाम लिखा मोस्ट पावरफुल, ascended the throne in Feb 1266, an important noble since the region of Iltutmish. He had been ruling in proxy during the time of Nasiruddin Mahmud. He created a strong centralized army to deal with the internal disturbance and to check the Mongols who were posing a serious danger to Delhi Sultanate.
बहुत ही स्ट्रिक्ट राजा थे, बहुत ही खतरनाक थे, मतलब जैसे बोलते हैं ना, राजा के सामने कोई खड़ा ना हो जाए, राजा के सामने कोई दिख ना जाए, राजा भगवान के समान है उस समय, काम उस तरीके से काम था इनका कुछ। बलबन प्रैक्टिस द इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस सजदा। सजदा मतलब कोई भी आएगा तो राजा के सामने अपना पहले सर रखेगा उनके पैरों में, ठीक है, एंड पैबोस एंड और जमीबोस, किसिंग द फीट, पैर चूमेगा उनके। Against the wishes of noble, he also introduced a strict code of conduct for nobles and even banned them from attending parties or drinking wine. His successors were weak rulers and in 1290 the Khalji nobles took Delhi under their control. मतलब उन्हें जो है अब पूरा कंट्रोल कर लिया अपने मंत्री को, कोई मंत्री इनके पार्टी में नहीं जाएगा, कोई मंत्री वाइन को कंज्यूम नहीं करेगा, कोई नशा नहीं करेगा इनसे बिना पूछे। तो मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल था, बहुत ही रूल खतरनाक थे इनके। इनका एरिया आप देख सकते हैं, इनका एरिया कहाँ से कहाँ रूल करते थे। स्लेव डायनेस्टी खत्म होती है 1290 पे इनके साथ ही, इनकी डेथ के साथ ही। इनकी डेथ के बाद आती है नेक्स्ट डायनेस्टी, दैट इज खलजी। खलजी रॉन्गली बिलीव टू द अफगान। देखिए ये जो थे स्लेव डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स थे ये सब बिलोंग करते हैं टर्की को, ठीक है, टर्की के रहने वाले थे ये। अब टर्की के मुसलमान का राज खत्म हो जाता है, अब जो मुसलमान आने वाले हैं वो हैं अफगान के मुस्लिम्स, ठीक है, अफगान मुस्लिम्स। So the Khalji wrongly believed to be Afghan were actually Turks who had for long time settled in the region of Afghanistan। तो कहीं ना कहीं ये भी टर्की थे पर बहुत समय से रह रहे थे अफगानिस्तान में, इसलिए अफगानी हो चुके थे ये। The rule for 3 decades and further expanded and consolidated the सल्तनत। सबसे पहले खलजी आते हैं जलालुद्दीन फिरोज खलजी। जलालुद्दीन खलजी फाउंडेड द खलजी डायनेस्टी, फाउंडर हैं ये। ही वॉज अ वीक रूलर, थोड़े वीक थे, एंड फॉलोड माइल्ड एंड जनरल्स पॉलिसी। देखिए नए नए रूलर आए हैं, अभी अभी आपने एक ही डायनेस्टी खत्म करी, एक राज पूरा खत्म किया किसी को हटाकर, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा टाइम तो लगता है लोगों को आपको विश्वास करने में, इसलिए लगे तो लोगों का विश्वास जीतने में ही अभी तो। ही compromises with the Mongols by marrying one of his daughter to their leader उलूग खान। उलूग खान की शादी करवा दी मंगोल से, और जो है लड़ाई वड़ाई नहीं ली। ये देखिए मंगोल यहाँ तक आ गए, देखिए आप, ठीक है, मंगोल का रीजन यहाँ से, फिर आप देखिए पूरा यूरोप चाइना पूरा भी रूल था उनका। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज नेफ्यू अली गुरसाब हु टुक द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन, ठीक है, इनके नेफ्यू आते हैं इसके बाद अलाउद्दीन खलजी, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक हुए खलजीस में। अलाउद्दीन खलजी वॉज द फर्स्ट टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो उन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से हटा दिया, इन्होंने कहा धर्म अपनी जगह, पॉलिटिक्स और राजनीति अपनी जगह। ही प्रोक्लेम्ड किंगशिप नोज नो किंगशिप, ठीक है, किंगशिप नोज नो किंगशिप मतलब कोई भी रिश्तेदारी नहीं होगी राजा के सामने। राजा एक अलग काम है, राजा को सबके लिए काम करना है, और कोई रिश्तेदारी में काम नहीं करेगा राजा। He was an ambitious ruler and his goal was to establish an empire which extended across entire India। मतलब बहुत अच्छी सोच रखने वाले इंसान थे अलाउद्दीन खलजी, चाहते थे कि पूरा का पूरा इंडिया इनके अंदर में आए और बढ़िया रूल करें, ये सबके लिए एक साथ रूल करें, ठीक है, और उन्होंने किया भी। वैसे देखा जाता है मिलिट्री कैंपेन इनके, मतलब कहाँ का भी मिलिट्री कैंपेन चलाया, ठीक है। इनका रूल आप देख सकते हैं थोड़ा और बढ़ चुका है, ठीक है, इनके रूल से थोड़ा सा और बड़ा दिखाई देगा आपको खलजी की डायनेस्टी। अलाउद्दीन एनेक्स गुजरात एंड मालवा। गुजरात और मालवा में लड़ने गए टू बिगिन इट्स एक्सपांशन ऑपरेशन। दीज कॉन्केस्ट ब्रॉट द वेस्टर्न सी पोर्ट्स अंडर हिज कंट्रोल। ही सेंट हिज आर्मी टू राजस्थान एंड बिटवीन 1301-1303 ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ रणथंभौर एंड चित्तौर। चित्तौर की तो आपने पिक्चर भी देखी है, पद्मावती, ठीक है, चित्तौर को हराया उन्होंने, पद्मावती को तो नहीं जीत पाया पर चित्तौर जीत गए। फ्रॉम द राजपूतों को 2 जगह हराया उन्होंने, रणथंभौर भी हराया, चित्तौर भी हराया। मलिक कफूर हिज ट्रस्टेड एंड वेलायंट जनरल then led a large and powerful army towards south in an extremely successful campaign। He defeated the Yadavas, काकतियास, होसैलास, पांड्यास, सबको हराया इन्होंने। साउथ में जीतते जीतते यहाँ तक पहुँच गए थे, पर इन सबके ऊपर रूल नहीं किया, इन सबको अपने अंडर में जगह दी कि ठीक है आप अपना रूल करें पर आपको हमको एक पर्टिकुलर टैक्स देना पड़ेगा, तो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। मलिक कफूर reaped a rich bounty from the campaign which included gold, silver, elephant, horses and slaves। The vanquished kings were allowed to retain the territories, but he had to accept Alauddin overlordship and had to pay tribute as a gesture of obedience। मतलब जीते जीते तो यहाँ तक पहुँच गए थे पांड्यास तक, ठीक है, यहाँ पे कहीं रूल था पांड्यास का, पर इन्होंने सबको अपना टेरिटरी वापस कर दिया, बोला कि ठीक है आप ही रूल करो पर आपको हमको टैक्स गिफ्ट भेजते रहने पड़ेगा, और अलाउद्दीन खिलजी का आप स्वीकार करें अपने ऊपर रूल। इकोनॉमिक रिफॉर्म बहुत अच्छे थे इनके, देखने का मजा आएगा आपको, देखिएगा। टू फाइनेंस हिज एम्बिशन मिलिट्री कैंपेन्स, इतना पैसा आने के लिए क्या किया इन्होंने, अलाउद्दीन को मनी चाहिए थी, एंड फॉर दिस ही इनिशिएटेड अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अलाउद्दीन खलजी created a new department with Diwan e Mukhtaraj to inquire into the revenue areas and to collect them। He ordered the measurement of all land under cultivation। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी लैंड है इनके अंडर में जिससे भी अच्छा खासा उग सकता है उसको पहले मेजर करने को बोला, उसको मेजर करो भैया कितनी लैंड है ऐसी, इस पर अच्छा उगता है खाना वाना, कल्टिवेशन, एंड गॉट इट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटने को बोला।
ठीक है, फर्टिलिटी के हिसाब से। द लैंड टैक्स वॉज फिक्स अकॉर्डिंगली, मतलब ऐसा नहीं किया कि सब लैंड पे एक जैसा टैक्स, जिस ज़मीन पे ज़्यादा अच्छा उगता है खाना उस पर ज़्यादा टैक्स, जिस पर इतना बंजर ज़मीन है इतना खास नहीं उग पाता उस पर कम टैक्स। तो बहुत ही अच्छा था ये। लैंड टैक्स को बोलते थे खर्च। इन ऑर्डर टू जनरेट मोर इनकम फॉर द ट्रेजरी अलाउद्दीन इंक्रीजेज द लैंड टैक्स इन दी गंगा जमुना दोआब। तो गंगा जमुना दोआब तो ये वाला, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत रिच था इसलिए यहाँ पे टैक्स भी हाई थे। द मोस्ट फर्टाइल एग्रीरियन लैंड एक्सपांस टू 50% ऑफ द प्रोड्यूस। नो मनी और टैक्स इन काइंड वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फार्मर और ट्रेडर बाय रॉयल फंक्शनरीज। हैंस कर्विंग करप्शन, तो करप्शन भी कम कर दिया। सीधा टैक्स लेंगे फार्मर से, कोई बिचौला नहीं, कोई इंटरमीडिएटरी नहीं, सीधा एक मंत्री होगा, मंत्री के अंदर एक आदमी होगा, जाएगा टैक्स कलेक्ट करेगा, और जो भी टैक्स चोरी करेगा या नहीं देगा बहुत सीवियरली पनिशमेंट थी उसके लिए। टैक्स देने में कोई दिक्कत हो तो उसकी भी बात सुनी जाती थी, ऐसा नहीं कि बस मार रहे हैं लूट रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। These measures of taxation, checks and controls and fixing of prices are meant to, on one hand, increase the royal income and on the other hand to reduce the prices of essential commodities। तो देखिए दोनों काम हुए। जब टैक्स बढ़ा रहे हैं तो चीज़ों के प्राइस बढ़ रहे थे, प्राइस बढ़ाने के लिए टैक्स बढ़ा देते थे, और टैक्स अगर कम कर रहे हैं तो प्राइस कम हो गई चीज़ों की, जिससे प्राइस और चीज़ों की वो कंट्रोल भी रखते थे अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि देखिए इससे क्या होता था, इनको आर्मी वालों को सैलरी भी देनी है, मान लीजिए आर्मी वालों को सैलरी कम दे रहे हैं और महंगाई ज़्यादा है तो आर्मी वालों को दिक्कत आएगी। ठीक है, इसलिए क्या करते थे, टैक्स जो है कम रखते थे थोड़ा सा, ताकि इनको इनकम तो आती रहे थोड़ी थोड़ी सी, पर इतनी महंगाई ना बढ़े, इनके सोल्जर्स को दिक्कत नहीं जाए सामान खरीदने में उनकी सैलरी से। तो बहुत ही अच्छे मेजर्स थे इनके ये। मार्केट भी कंट्रोल किया इन्होंने, मार्केट में होर्डिंग वोर्डिंग पर भी इन्होंने बहुत पनिशमेंट लगाई है, कोई जमाखोरी नहीं करेगा। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस अ मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लेकर आया कि महंगाई नहीं बढ़े। मतलब ऐसी चीज़ें तो आज इंडिया में भी नहीं होती हैं, आप देखें इतनी चीज़ें तो इंडिया में आज गवर्नमेंट नहीं कर पाती है मार्केट कंट्रोल इतना, जितना वो कर लेते थे उस समय पर। His main concern was to enable the soldiers to live on their pay and to have an accessibility of life। तो वही बात जो अपन ने कर ली। मिलिट्री रिफॉर्म्स क्या लेकर आई है, तो विद द मनी दैट अलाउद्दीन could generate through his economic reform he could now afford to maintain a huge army। तो इतना पैसा इनके पास था अच्छा खासा, इतना लूट के भी आया था, इतना टैक्स भी आता था कि इनके पास एक ह्यूज आर्मी मेंटेन हो जाए। अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की सबसे पहली परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी उस समय की। ही रीऑर्गेनाइज स्पाई सिस्टम। स्पाई सिस्टम आपने पढ़ा होगा अशोका टाइम में। अशोका जो है ऐसे जासूस बिछा देते हैं अपने हर जगह पे, ताकि जो जासूस उनको इन्फॉर्मेशन देते रहें कि इंडिया में क्या चल रहा है, कौन के खिलाफ खड़ा होने की साजिश कर रहा है, ऐसा सब कुछ। अ फुल डिस्क्रिप्शन चेहरा ऑफ ईच सोल्जर इन द आर्मी वॉज केप्ट। ही इंट्रोड्यूस दाग और ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज। ये बहुत ही एक सक्सेसफुल सिस्टम रहा है इंडिया का, ये लेकर आए। इसके बाद देखेंगे इस सिस्टम को कहाँ पर, अकबर में देखेंगे। सिस्टम का नाम है दाग और चेहरा सिस्टम। देखिए होता क्या है एक बड़ी आर्मी रखने के लिए, अच्छी आर्मी रखने के लिए आपको उतने घोड़े भी चाहिए। अब इतने घोड़े को पालना तो इम्पॉसिबल काम है, एक राजा के लिए या एक जगह के लिए बहुत घोड़े चाहिए। तो ये लोग क्या करते थे, जितने भी आर्मी के लोग हैं उनको दे दिया पैसा कि भैया हम आपको पैसा देंगे, आपने अपने घोड़े आप पाल लीजिए, जब भी ज़रूरत पड़ेगी ले आइएगा। तो ये लोग क्या करते थे, जितने भी सोल्जर हुआ करते थे, मान लीजिए यहाँ पर 5 सोल्जर्स हैं, 5 सोल्जर्स ने अपने अपने 5 घोड़े पाले हैं और हर घोड़े को पालने के लगते हैं मान लीजिए 100 रुपये मिलते हैं आपको महीने के। ठीक है, एक घोड़े को पालने के लिए आपको 100 रुपये देंगे, आप अपना घोड़ा पाल के रखिए, जब भी लड़ाई की ज़रूरत होगी ले आइएगा। ठीक है, अब ये लोग क्या करते थे, यहाँ पर एक बढ़िया काम करते थे सोल्जर। जैसे मान लीजिए 5 दोस्त हैं ये, ठीक है, जब ये पहला इंसान गया तो उसने बोला भैया मैंने अपने 5 घोड़े हैं, मेरे 5 घोड़े हैं ये, ठीक है, ये 5 घोड़े ले गया और लेकर आया कितने रुपये, 500 रुपये लेके आया, एक घोड़े के 500 मिलते हैं। फिर वापस आ गया ये, फिर इनका दूसरा दोस्त गया, था तो उसके पास खुद का एक घोड़ा, पर उसने अपने दोस्तों के भी 4 ले गया, ठीक है, वो भी जाके लेके आया कितने, 500 रुपये। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए 500 500 500 करके टोटल सरकार ने दिए कितने, 2500 रुपये दिए सबको मिलाकर, जबकि घोड़े कितने थे, सिर्फ 5, देने कितने थे 500 रुपये और दिए कितने 2500 रुपये। तो मतलब एक घाटा हो रहा था सरकार को, कहीं ना कहीं सरकार मतलब ये अलाउद्दीन खिलजी को। इससे क्या कर दिया उन्होंने, अब एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जिसको बोलते हैं दाग और चेहरा सिस्टम। एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा, ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर एक किसी का घोड़ा होगा, जिसका घोड़ा है उसकी फ़ोटो लगेगी वहाँ पर, और उस घोड़े के ऊपर एक निशान बनाया जाएगा कुछ भी, ठीक है, मान लीजिए जैसा निशान बना दिया तो उस इंसान की फ़ोटो का के उसके घोड़े का निशान ऐसा बना दिया जाएगा कि इसके पास जो घोड़ा है उसके ऊपर ये निशान है। तो इससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ भैया इसका ही घोड़ा है और ये किसी और का नहीं लेकर आया है। ठीक है, सिस्टम को बोलते हैं दाग और चेहरा सिस्टम। इससे चोरी चकारी जो है ये रुक जाती है। ये सिस्टम फिर लेकर आएंगे अकबर लेकर आएंगे इंडिया में। अ वॉर ऑफ सक्सेशन इंश्योर्ड आफ्टर अलाउद्दीन डेथ एंड द लास्ट खिलजी रूलर खुसरो मलिक। ठीक, खुसरो मलिक जो है लास्ट खिलजी रूलर रहे, जो कि हार जाते हैं किससे, गियासुद्दीन तुगलक से। तो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है तुगलक डायनेस्टी, और स्लेव डायनेस्टी में सबसे बड़ी डायनेस्टी यही है तुगलक डायनेस्टी, सबसे ज़्यादा टाइम तक
यही रूल करने वाले हैं दिल्ली पर, आप देखिएगा। ठीक है, 80 और 94 ईयर्स का रूल है ऑलमोस्ट इनका। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर इनके गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ही पुट डाउन द रिबेलियंस एंड स्ट्रेंथन द सल्तनत बाय रिस्टोरिंग पीस एंड ऑर्डर। तो पीस एंड ऑर्डर अच्छा मेंटेन किया। ही डाइड इन एन एक्सीडेंट एंड हिज सन जौना खान, जिनका नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक, वो आते हैं नेक्स्ट। मोहम्मद बिन तुगलक हु एक्सटेंडेड द थ्रोन इन 1325 वाज अ पावरफुल तुगलक रूलर, बहुत पावरफुल थे। इब्न बतूता रोट अ लॉट अबाउट हिम, बहुत लिखा इनके बारे में इब्न बतूता में, ट्रैवलॉग्स एंड नोटेड दैट सुल्तान वाज अ मैन मच अहेड ऑफ हिज टाइम, अपने टाइम से बहुत आगे थे, अपनी सोच से बहुत आगे चलते थे ये, तो बहुत होशियार इंसान तो थे ये। Who had great ideas and grandiose plans which failed because the common people could not relate with them। देखिए ऐसा हो रहा है, मान लीजिए बहुत परिपक्वता आदमी आ गया है, कोई जो बहुत आगे की सोच रहा है, जो सोच रहा है कि भैया सेम सेक्स मैरिज मान लीजिए आज के ज़माने में हम लोग लीगलाइज कर लें, ऐसा कर दें वैसा कर दें, पर लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। लोग कहने क्या पागलों सी बातें करता है ये कौन मानेगा। ठीक है, उस तरीके से कुछ हुआ इनके साथ। He tried to introduce many administrative reforms। He had 5 ambitious projects, बहुत 5 अच्छे प्रोजेक्ट थे इनके। टैक्सेशन रिफॉर्म्स इन दी दोआब, दोआब में टैक्स सिस्टम बड़ा अच्छे से रखा जाए। कैपिटल को ट्रांसफ़र किया जाए, कैपिटल को ट्रांसफ़र इसलिए करना चाहते थे ये ताकि तो दिल्ली में जो फालतू के लोग जो भर चुके थे काफ़ी ज़्यादा वो अलग हो जाएं। इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोल्ड करेंसी छप रही थी, गोल्ड का बहुत ज़्यादा यूसेज था, तो गोल्ड का यूसेज से अच्छा टोकन करेंसी लाई जाए, ऐसी करेंसी जैसे आज भी जो है हम लोग यूज़ करते हैं नोट। देखिए नोट की जो वैल्यू है, जो उस पर साइन होते हैं RBI के, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू आती है। अगर देखा जाए तो वह कागज़ है, वो एक टोकन करेंसी एक देखा जाए तो उसकी खुद की तो कोई वैल्यू नहीं है। बट अगर सिक्के सोने के हैं तो सोने का सिक्का 10 रुपये का मान लीजिए, 10 रुपये उसकी वैल्यू हो गई, पर सोने की खुद की भी वैल्यू होती है अलग से। ठीक है, इसलिए ये देखिए आप कितना पहले ये ले आते टोकन करेंसी जो आज हम यूज़ करते हैं नोट्स में। खुरासान एक्सपेडिशन, कराचल एक्सपेडिशन 2 थे इनके, जो इन्होंने जहाँ घूमने गए, जहाँ ये लेके गए एक्सपेडिशन करा इन्होंने। ठीक है, तो क्या टैक्सेशन सिस्टम क्या था दोआब में, देखिए ज़रा यहाँ पर। तो टैक्सेशन इन द दोआब वाज इंक्रीज टू क्रिएट एडिशनल रेवेन्यू ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर ऑफ द रीजन ऑफ द सुल्तान। पहले मतलब टैक्स बढ़ा दिया काफ़ी इन्होंने इस रीजन में, दोआब में, गंगा यमुना दोआब में। However, the taxes were increased at the time when there was a famine in Doab owing to the failures of the region। but दिक्कत क्या हो गई, टैक्स तो बढ़ा है, पर कब बढ़ा है, जब वहाँ पे भूख हड़ताल पड़ी है, मतलब वहाँ पे सूखा पड़ा है, ज़्यादा पानी हुई नहीं है, बाढ़ के कारण ज़्यादा अच्छी फसल हुई नहीं है, और तब आपने टैक्स बढ़ा दिए। अब मतलब यही बात हो गई, कमा लोग रहे थे पहले 5,000, बिल्कुल कमा रहे थे, आपने टैक्स लगाया 1,000, और बैठे बैठे क्या हो गया, उनके 5-6 की इनकम हो गई 3,000, अब टैक्स भरना 1,000, मतलब बैठे बैठे दिक्कत हो गई यहाँ पर। तो सुल्तान का ये काम जो ये फेल हो गया। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, इन्होंने क्या किया, 1327 में अपनी कैपिटल दिल्ली से ले गए देवगढ़, जो कि साउथ में आता है, इसका नाम है दौलताबाद। द डिज़ायर ऑफ सेफ गार्डिंग द कैपिटल फ्रॉम द मंगोल, तो उनका मेन आइडिया क्या था कि मंगोल इन्वेजन से जो है बचाना। ठीक है, मंगोल इन्वेजन जब करें इंडिया का, तो दिल्ली तो पास था पंजाब से, भाई दौलताबाद साउथ में आता थोड़ा सा, तो वहाँ तक आते आते मंगोल को दिक्कत होती आने में। ठीक है, इसलिए अपना कैपिटल चाहते हैं शिफ्ट करना। नेक्स्ट इनका इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। टोकन करेंसी की हमने बात कर ली, क्योंकि बहुत लोग चोरी कर रहे थे किसकी, गोल्ड कॉइन की बहुत चोरियाँ होती थी, गोल्ड कॉइन की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। ठीक है, गोल्ड एक रिसोर्सेज भी हुआ करता है, गोल्ड का जो है एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो ये लेकर आया, नहीं टोकन करेंसी लेकर आया था ये। ठीक है, टोकन करेंसी लेकर आया, मतलब ये लेकर आया ब्रास के कॉइन। ठीक है, पर दिक्कत क्या होगा इससे कि ब्रास बहुत चीप मेटल है, तो बहुत लोगों ने क्या किया, घर बैठे बैठे ब्रास के सिक्के बनाना शुरू कर दिए, मतलब नकली करेंसी बनना शुरू हो गई। ठीक है, तो इससे भी दिक्कत आ गई, बाद में इनको ये करेंसी वापस लेनी पड़ी, वापस से गोल्ड करेंसी जारी करनी पड़ गई। नेक्स्ट है इसमें खुरासान एक्सपेडिशन। तो मोहम्मद बिन तुगलक ऑल्सो हैड द एम्बिशन टू एक्सपांड हिज एम्पायर अप टू सेंट्रल एशिया, चाहते थे कि इनका एम्पायर कहाँ तक पहुँच जाए, सेंट्रल एशिया तक पहुँच जाए। फॉर दिस पर्पस he recruited a large number of soldiers and equipped them with the weapons and supplies। बड़ी आर्मी खड़ी करी, बड़ी हथियार दिए। he even paid their salaries for 1 year in advance, एडवांस सैलरी दे दी भाई, देखो आप। however the expedition was given up because this was later thought to be an impossible mission which could result in unacceptable cost to the sultanate and misery to the soldiers। these new soldiers were disbanded। तो मतलब सोल्जर्स ने लड़ने ही नहीं गए पैसा लेने के बाद, बोला भैया कौन लड़ने जाएगा सेंट्रल एशिया में, भाई पागल थोड़ी ना जाके मरेंगे। तो उन्होंने बोला अभी तुमने सैलरी दे दी, अब बाद में लड़ेंगे, छोड़िए। ठीक है, मतलब टाल दिया आइडिया। कराचल एक्सपेडिशन। In order to secure the northern frontier Sultanate, the Sultan sent an army to Kangra region, Himachal Pradesh and Tibet। This was also not considered a good decision। लड़ने के लिए जहाँ भेज रहे हैं सोल्जर्स को पैसा देकर, सोल्जर बोल रहे लड़ने ही नहीं जाएंगे हम भैया।
एज अ रूलर मोहम्मद बिन तुगलक वॉज डिवोटेड एंड एक्सट्रीमली लेबोरियस। ठीक है, उसके बाद तो ये पागल होगा क्योंकि इतनी जगह फेल होने के बाद, इतने अच्छा काम होने के बावजूद भी ये फेल होते चले गए। ही गेन नो सक्सेस इन एनी फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द 26 ईयर्स ऑफ हिज रूल। कोई इनकी सक्सेस नहीं, हर काम में फेल हुए इतना अच्छा करने के बावजूद। His success made him unpopular with his nobles and ulemas and the common people। तो इनको सब लोग बोलने लगे बेवकूफ़ बेवकूफ़, इनका जो नाम पड़ गया। टू इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल किंगडम केम अप इन द साउथ, विजयनगर एंड बहमनी। तो उसके इनके टाइम पीरियड पे जो है दो बहुत बड़े किंगडम बन जाते हैं साउथ में, विजयनगर और बहमनी। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज कजिन फिरोज शाह तुगलक। इनके बाद उनके कजिन फिरोज शाह तुगलक आते हैं रूल करने, जो कि लास्ट तुगलक है। कजिन मोहम्मद बिन तुगलक के होते हैं ये। ठीक है, ये जो है वापस से ये उलेमास का सपोर्ट और लोगों का सपोर्ट पाने के लिए जो है पुराने सिस्टम लेकर आते हैं। ये वापस से इस्लाम और मुस्लिम्स की बात करने लग जाते हैं, इस्लामिक लॉस की। फिरोज शाह तुगलक इज कंसीडर्ड टू बी अ रिफॉर्मिंग रूलर। ही एस्टैब्लिश 4 न्यू टाउन, 4 नए टाउन बनाए इन्होंने। फिरोज़ाबाद इन्हीं के नाम पे है। फिरोज़ाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार, ये 4 टाउन जो इंडिया में बनाए इन्होंने। ही ऑल्सो सेटअप 2 डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट भी बनाए इन्होंने। दीवान ए खैरत, ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट था किसके लिए, पुअर और नीडी पीपल के लिए। और दीवान ए बंदगान, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। ही बिल्ड मैनी टैंक्स, वेल्स, हॉस्पिटल एंड रेस्ट हाउसेस। ही ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स एंड इरिगेशन द रिवर यमुना टू द सिटी ऑफ हिसार। हिसार तक पहुंचाने का पानी यमुना इनका काम था। द रिवर सतलज टू घाघर, रिवर सतलज को मिलाना घाघर से। द रिवर घाघर टू फिरोजाबाद। मांडवी एंड सिरमौर हिल्स टू झांसी। तो बहुत सारे काम थे इनके नदियों को मिलाने के। तुगलक डायनेस्टी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी डायनेस्टी है। ये पर्टिकुलर रीजन छोड़ दीजिए कलिंगा का, तो पूरे डायनेस्टी पूरे इंडिया पे ऑलमोस्ट इन्हीं का ही रूल है। फिरोज शाह ऑल्सो हैड मैनी संस्कृत वर्क्स ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन अरबिक। आफ्टर फिरोज शाह डेथ द एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड एंड मैनी रीजन्स बिकेम इंडिपेंडेंट। इनके मरने के बाद कोई रूल अच्छा नहीं आया और एम्पायर खत्म हो जाता तुगलक इनके साथ ही। इसी बीच में देखिए एक इन्वेजन होती है, मतलब एक इंसान है जो इंडिया आते हैं, हमला करते हैं टूटने के लिए इंडिया को, जिनका नाम है तैमूर। तिमूर इन्वेजन होता है 1398 में। तिमूर वॉज अ मंगोल रूलर, मंगोल के रूलर थे ये। हु अटैक इंडिया ऑन हिज वे टू दिल्ली। दिल्ली आते आते घूमते घूमते इंडिया में हमला कर दिया। ही कैप्चर्ड एंड लूटेड ऑल द टाउन्स, सारे टाउन वाउन सब लूट लिए। एट दैट टाइम अबाउट 1 लाख रुपीज़ वर पुट टू डेथ, अबाउट 1 लाख पीपल वर पुट टू डेथ इन दिल्ली बाय तिमूर। तो 1 लाख लोगों को मारा उन्होंने दिल्ली में आके। विद द वेल्थ दैट ही लूटेड ड्यूरिंग हिज इन्वेजन ही ब्यूटीफुल इज कैपिटल समरकंद। जितना पैसा लूट के गए तो अपना समरकंद जो कैपिटल था अफगानिस्तान में उसको उन्होंने अच्छा कर दिया। बिल्डिंग पैलेसेस, मॉस्क एंड ग्रैंड बिल्डिंग। बिफोर रिटर्निंग होम तिमूर अपॉइंटेड ज़िक्र खान एज एस रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो जाते आते ये खिज़र खान को बिठा के गए इंडिया में गद्दी पे, क्योंकि आए और उन्होंने जो है ये फिरोज शाह तुगलक को मारा वारा जो भी किया, फिरोज तुगलक के बाद जो आए थे, ठीक है, मारा कूटा, इंडिया के जो राजा थे उनको मार वार के पूरा लेट के चले गए दिल्ली और खिज़र खान को बना गए किंग अगला। एडमिनिस्ट्रेशन इन तुगलक रूल, तुगलक रूल के कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे हाईलाइट्स दी गई हैं। सुल्तान के बारे में बताया गया, सुल्तान सबसे पावरफुल हुआ करते थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में। येट ही हैड टू डेलीगेट पावर टू द नोबल्स, और उनके नीचे मंत्री थे, उनके पास पावर जो बटी हुई थी उनकी। गिवन देम लैंड ग्रांट्स कॉल इक्ता, इक्ता मतलब लैंड ग्रांट्स, मतलब एक लैंड जो है किसी को गिफ्ट में देना उसको बोलते हैं इक्तास। ठीक है, मतलब जैसे आपको एक पर्टिकुलर लैंड दे दी गई है गिफ्ट में, अब जो भी उससे टैक्स आएगा आप उसको अपने पास रखिए और एक पर्टिकुलर उसका जो हिस्सा है आप किंग को देते रहिए बीच बीच में। ठीक है, ही कैप्ट ऑल द अदर पावर्स इन हिज हैंड, बाकी सारी ताकतें जो हैं रूल लेने की या डिसीजन पूरा करने की वो किंग के हाथ में है। एज अ रिजल्ट देयर वॉज कंटिन्यूअल डिसेंट विद द रॉयल कोर्ट्स एंड द नॉबल वांटेड टू हैव लार्जर पावर। इसलिए जो है मंत्री, नोबल्स और किंग के बीच में लड़ाई चलती रहती थी ज़्यादा पावर के लिए। कोर्ट, कोर्ट मतलब जो है बहुत सारे कोर्ट्स भी बनाए थे इन लोगों ने। नोबिलिटी, नोबिलिटी मतलब वही सिस्टम आपका मंत्री वाला। द नोबल्स मोस्ट ऑफ देम हु वर अफगान्स और टर्क्स फॉर्म्स अ वेरी पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लॉबी ड्यूरिंग द तुगलक रूल। तुगलक रूल में बहुत एक पावरफुल लॉबी हुआ करती थी इन नोबल्स की, क्योंकि लोग भी काफ़ी मानते थे नोबल्स को। द रूलर अपॉइंटेड देयर स्लेव्स टू हाई पोजीशन, सम ऑफ देम और मिलिट्री कमांडर, कुछ कुछ जो इनके स्लेव्स थे, जैसे हमने पहले भी देखा कुछ कुछ स्लेव्स जो थे वहाँ पर भी अलाउद्दीन खिलजी के स्लेव्स थे, क्या नाम था उनका, मलिक कफूर, उन्होंने भी काफ़ी सारे इनकी लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, 4 मेन डिपार्टमेंट बनाए इन्होंने यहाँ पर। दीवान वजारत फाइनेंस डिपार्टमेंट, दीवान रिजालत रिलीजियस मैटर के लिए, दीवान अर्स वाज मिलिट्री अफेयर, दीवान इंशा फॉर रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, रॉयल लोगों के लिए। डिफरेंट नॉवेल्स वर सिलेक्टेड बाय द सुल्तान
एज द हेड ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। द वजीर, प्राइम मिनिस्टर बोलते थे जिसको, टुक ओवर ऑल द वर्क ऑफ ऑफिशियल्स, लुक आफ्टर रेवेन्यू, सबका काम जो है मिल बांट के करते थे ये। द बख्शी वॉज द पे मास्टर ऑफ द आर्मी, आर्मी को पेमेंट देने वाला कौन है? बख्शी। द नोबल्स हु वॉज द चीफ कमांडर ऑफ द आर्मी वॉज अरीज ममालिक। ठीक है, लैंड कंट्रोल सिस्टम हमने देख लिया इनका, एकता सिस्टम। ठीक है, वही मतलब एक पर्टिकुलर लैंड किसी को दे देंगे, किसी नोबल को, वो नोबल टैक्स लेता रहेगा और पर्टिकुलर एक हिस्सा जो है वो देता रहेगा किंग को। ठीक है, इक्तादार बोलते थे उसको, इक्तादारी सिस्टम बोलते थे। नेक्स्ट इसमें आने वाले हैं आपके, नेक्स्ट सैयद डायनेस्टी है। तो तैमूर अपने जाने के बाद बिठा गए खिज़र खान को। ठीक है, जो स्टार्टिंग करते हैं इंडिया सैयद डायनेस्टी की। सो खिज़र खान वॉज द गवर्नर ऑफ मुल्तान अंडर फिरोज शाह तुगलक, हु हैड जॉइंड तैमूर इन हिज इन्वेजन ऑफ दिल्ली एंड वाज bequeathed the governorship of Multan, Lahore and Dipalpur. Khizr Khan conquered Delhi in 1414. He was a Sayyid and so his dynasty is called Sayyid dynasty. Ruled over Delhi and the surrounding district. मतलब जो है उसके बाद जो है जब से ये आते हैं रूल पे, तो दिल्ली का जो एरिया है वो लगभग छोटा सा हो जाता है, क्योंकि बाकी जो एरिया होता है इनके जो नोबल्स होते हैं पावरफुल, अपने अपने नाम पे कर लेते हैं, तो दिल्ली सल्तनत यहाँ पे धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं मुबारक शाह सैयद, उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह सैयद। ठीक है, ज़्यादा कुछ खास काम करते नहीं है, ये छोटा मोटा काम है, आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में कि इन्होंने ऑथराइज़ किया रूल। ही वॉज ऑथराइज टू रूल अ मीगर एरिया ऑफ अराउंड 30 माइल्स। तो इतना बड़ा रूल आपने देखा यहाँ पर, कितना बड़ा रूल था यहाँ पर ये तुगलक के अंडर में। अब जो है ये सिर्फ इतना रह गया था, बस 30 माइल के आसपास का रूल रह चुका है बस। नहीं, और लास्ट आते हैं यहाँ पर सैयद डायनेस्टी में अलाउद्दीन आलम शाह। फिर इसके बाद आ जाती है, नेक्स्ट आती है लोधी डायनेस्टी। पहले लोधी डायनेस्टी के किंग रहते हैं बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी वॉज द वन ऑफ द अफगान सरदार्स हु एस्टैब्लिश्ड himself in Punjab after the invasion of Taimur. He founded the rule of the Lodi dynasty by usurping the throne from the last of Sayyid ruler. सैयद रूलर को हराकर ये जीत जाते हैं, अपने नाम पे डायनेस्टी कर लेते हैं। ही वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव रूलर, कॉन्करिंग टेरिटरीज अराउंड दिल्ली एंड आफ्टर कंटिन्यूस वॉर फॉर 26 ईयर्स, 26 साल तक लगातार लड़ते रहे और बड़ा करते रहे दिल्ली के एरिया को। ही सक्सीडेड इन एक्सटेंडिंग हिज अथॉरिटी ओवर जौनपुर, रिवाल, इटावा, मेवाड़, संभल, ग्वालियर एक्सेट्रा। मतलब ये थोड़ा बहुत बड़ा किया दिल्ली का इन्होंने, बट ये आखिरी रूलर थे ऐसा जो ये कर पाए। इसके बाद इनकी डेथ होती है 1488 में। ये पंजाब से बिहार तक एम्पायर को पहुँचते थे, मतलब छोटा एम्पायर हो जाता है बीच में, वापस से बड़ा करते हैं बहलोल लोधी। ठीक है, आप देख सकते हैं थोड़ा बड़ा कर चुके हैं एम्पायर को ये। ठीक है, जबकि एम्पायर बीच में इतना सा हो चुका था ये बस। नेक्स्ट आता है सिकंदर लोधी, इनका भी काफ़ी नाम है। बहलोल लोधी के सन थे ये, सक्सेसर भी थे। Sikandar Lodi continued his father prices of all essential commodities. He took a keen interest in the development of agriculture. He introduced the Gaz-e-Sikandari, Sikandar yard of 32 digits for measuring cultivated land. Last Lodi आते हैं इब्राहिम लोधी, son थे सिकंदर लोधी के, was also the last king of Lodi dynasty and the last sultan of Delhi. दिल्ली सल्तनत के भी लास्ट रूलर हैं ये, क्योंकि इसके बाद जो डायनेस्टी आएगी उनका नाम है मुगल डायनेस्टी। ठीक है, 1517 से 1526 तक रूल करते हैं ये। The Afghan nobility was brave and freedom loving, but it was because of its divisive and individual tendencies that the Afghan monarchy was weakened. तो क्योंकि सारी की सारी पावर जो है इन किंग के हाथ में होती थी, नोबल्स चाहते थे कि और पावर इनके हाथ में आया, पर देते नहीं थे किंग। इसलिए जो नोबल्स थे यहाँ पर इनके इब्राहिम लोधी के, ठीक है, क्या क्या नाम था इनका, दौलत खान लोधी जो कि गवर्नर थे पंजाब के। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनवाइट किया बाबर को। बाबर उस समय रूल कर रहे थे यहाँ पर, ये गंधारा लिखा है यहाँ पर, गंधारा तक्षशिला, इसके कहीं आगे रूल था बाबर का। ठीक है, जहाँ पे जिसका जगह का नाम है सिकंदराबाद, नाम है, क्या नाम है जगह का, समरकंद के रूलर थे बाबर। ठीक है, तो यहाँ पर इनके जो एक मंत्री होते हैं इनका नाम था दौलत खान लोधी, गवर्नर ऑफ पंजाब। ये बोलते हैं कि भैया आप आइए, हम हैं तो इनके गवर्नर किसके, लोधी जी के, पर हम आपकी हेल्प करेंगे इनको हराने में, इब्राहिम लोधी को। ठीक है, और ये बिल्कुल इनके बुलाने पर आते हैं। ठीक है, आते हैं बाबर। ठीक है, इब्राहिम लोधी से लड़ाई होती है इनकी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, और जीत जाते हैं। नो सुल्तान ऑफ इंडिया एक्सेप्ट सुल्तान इब्राहिम हैड बीन किल्ड ऑन द बैटल फील्ड। तो आप देखिए इतने सारे सुल्तान हुए दिल्ली सल्तनत में, जितने हमने पढ़े सिर्फ उनके आखिरी वाले थे इब्राहिम लोधी, जिनकी डेथ हुई लड़ते लड़ते हुए, बाकी किसी की डेथ नहीं लड़ते लड़ते नहीं हुई, सबकी डेथ नेचुरली कहीं एक्सीडेंट के कारण ही हुई। और इसी के साथ लोधी डायनेस्टी का एंड होता है। ये इस डायनेस्टी को बड़ा कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक, कौन, बाबर। बाबर के बाद आप बढ़ेंगे मुगल्स में, अकबर, हुमायूं, सब मुगल्स में आएंगे। बहुत बड़ा रूल है मुगल्स का भी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा मुगल्स के ऊपर रहेगा। दिल्ली सल्तनत हम यहाँ पर एंड करते हैं। हमने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा, 5 किंग देखे हमने अलग अलग। 5 डायनेस्टी हमने देखी, जिसमें सबसे बड़ी डायनेस्टी थी आपकी कौन सी, मामलुक और स्लेव डायनेस्टी, 90 तक रही, 90 से 30 तक रही आपकी खलजी।
खलजी के बाद तुगलक, फिर सैयद एंड लास्ट लोधी। लोधी में लास्ट इब्राहिम लोधी, जो कि हारते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके, ये हार जाते हैं बाबर से। बाबर को कौन बुलाता है, दौलत खान लोधी बुलाते हैं, जो कि पंजाब के गवर्नर थे। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर एंड करते हैं यहाँ पर, सल्तनत पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर से हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।